हेलो क्रिकेट के दीवानों, स्वागत है आपका हमारे चैनल क्रिक की चर्चा पर। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो हर भारतीय क्रिकेट फैन के मन में चलता है। आखिर क्यों भारत को हार्दिक पांड्या के जैसा पेस ऑलराउंडर नहीं मिल रहा। आज के इस वीडियो में हम गहराई से समझेंगे कि आखिर क्यों भारत आज तक हार्दिक पांड्या का रिप्लेसमेंट नहीं ढूंढ पाया, कौन से वो 4 खिलाड़ी थे जो फेल रहे, और क्या अब नीतीश रेड्डी के रूप में भारत की तलाश खत्म हो चुकी है। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए चर्चा को शुरू करते हैं। एक समय था जब भारतीय क्रिकेट टीम में इरफान पठान की स्विंग और उनके बल्ले का जलवा था, लेकिन इरफान के जाने के बाद टीम इंडिया सालों तक एक ऐसे पेस ऑलराउंडर के लिए तरसती रही जो अकेले दम पर मैच पलट सके। फिर आया साल 2016। MS धोनी की कप्तानी में एक 22 साल का दुबला पतला लड़का डेब्यू करता है जो 140 की रफ्तार से गेंदबाजी भी कर सकता था और मैदान के किसी भी कोने में लंबे छक्के भी मार सकता था। नाम हार्दिक पांड्या। हार्दिक ने आते ही भारत की सबसे बड़ी कमजोरी यानी फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर की कमी को हमेशा के लिए दूर कर दिया। वो सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं बल्कि टीम इंडिया के लिए एक लग्जरी बन गए जो अकेले दम पर मैच का पासा पलट देते थे। लेकिन कहते हैं ना, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। हार्दिक पांड्या भारत की जितनी बड़ी ताकत बने उतनी ही बड़ी कमजोरी बन गई उनकी फिटनेस। बैक इंजरी, एंकल इंजरी, हैमस्ट्रिंग। हार्दिक का शरीर बार बार उनका साथ छोड़ देता है और जब हार्दिक चोटिल होकर टीम से बाहर होते हैं, भारतीय सेलेक्टर्स के माथे पर चिंता की लकीरें खींच जाती हैं। क्योंकि पिछले 10 सालों में सेलेक्टर्स ने 1 या 2 नहीं बल्कि 4 बड़े खिलाड़ियों को आजमाया, लेकिन नतीजा क्या रहा? सब के सब फ्लॉप। अक्सर लोग हार्दिक पांड्या को सिर्फ T20 का खिलाड़ी समझ लेते हैं, लेकिन सच तो ये है कि हार्दिक की असली वैल्यू, उनकी सबसे ज्यादा जरूरत टीम इंडिया को ODI क्रिकेट में होती है। वनडे क्रिकेट में हार्दिक पांड्या कप्तान के लिए वो ब्रह्मास्त्र हैं जो अपने कोटे के पूरे 10 ओवर फेंकने का दमखम रखते हैं, और वो भी 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। जब हार्दिक वनडे टीम में नंबर 6 या नंबर 7 पर खेलते हैं तो भारत बेखौफ होकर 5 मुख्य गेंदबाजों के साथ उतर सकता है, क्योंकि हार्दिक खुद छठे गेंदबाज की कमी को पूरा कर देते हैं। उनकी बल्लेबाजी की गहराई के कारण टॉप ऑर्डर खुलकर खेल पाता है। साल 2023 का वनडे वर्ल्ड कप इसका सबसे बड़ा सबूत है। जब तक हार्दिक टीम में थे, भारत अजेय दिख रहा था, लेकिन जैसे वो बांग्लादेश के खिलाफ मैच में चोटिल होकर बाहर हुए, टीम इंडिया का बैलेंस ऐसा बिगड़ा कि हमें मजबूरन मोहम्मद शमी और सूर्यकुमार यादव दोनों को एक साथ टीम में लाना पड़ा। यानी एक अकेले हार्दिक पांड्या की जगह भरने के लिए भारत को 2 अलग अलग स्पेशलिस्ट खिलाड़ी मैदान पर उतारने पड़ते हैं। इंटरनेशनल प्रेशर, 10 ओवर की थका देने वाली गेंदबाजी और फिर अगर पारी को संभालना या फिनिश करना, यही वो हार्दिक स्टैंडर्ड है जिसे पिछले 10 सालों में डोमेस्टिक IPL के स्टार्स मैच नहीं कर पाए। यही वजह है कि जब भी सेलेक्टर्स ने वनडे और T20 फॉर्मेट में हार्दिक का रिप्लेसमेंट ढूंढने की कोशिश की तो एक एक करके सारे मोहरे ढेर होते चले गए। इस कड़ी में सबसे पहला नाम आया विजय शंकर का। साल 2018-19 में जब हार्दिक पांड्या चोट और विवादों के कारण वनडे टीम से बाहर थे, तब विजय शंकर को 3 डायमेंशनल खिलाड़ी बताकर 2019 के वर्ल्ड कप की टीम में शामिल कर लिया गया। अंबती रायडू जैसे खिलाड़ी को बाहर बैठाकर विजय शंकर को मौका मिला, लेकिन क्या हुआ? विजय शंकर ना तो गेंद से वो 135 प्लस की रफ्तार दिखा पाए और ना ही बल्ले से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वनडे या T20 में कोई मैच जिताऊ पारी खेल सके। वर्ल्ड कप में उनका फ्लॉप तो भारतीय क्रिकेट फैंस कभी नहीं भूल सकते। वो इंटरनेशनल प्रेशर को नहीं झेल पाए और धीरे धीरे टीम से हमेशा के लिए बाहर हो गए। विजय शंकर के बाद सेलेक्टर्स की नजर पड़ी मुंबई के लंबे चौड़े ऑलराउंडर शिवम दुबे पर। डोमेस्टिक क्रिकेट और IPL में लंबे छक्के मारने वाले दुबे को नया हार्दिक पांड्या कहा जाने लगा। शिवम दुबे के पास बल्ले में ताकत तो थी, वो स्पिनर्स को लंबे छक्के मार सकते थे, लेकिन जब बात टीम इंडिया के लिए फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर की भूमिका की आई तो शिवम दुबे फेल साबित हुए। उनकी गेंदबाजी में वो धार और गति ही नहीं है कि वो इंटरनेशनल बल्लेबाजों को परेशान कर सके। वो सिर्फ एक मीडियम पेसर बनकर रह गए जिन्हें विरोधी बल्लेबाज आसानी से टारगेट करते हैं। बल्ले से भी तेज गेंदबाजी के खिलाफ उनकी शॉर्ट पिच गेंदों की कमजोरी खुलकर सामने आ गई। दुबे आज भी टीम के आसपास तो रहते हैं, लेकिन वो हार्दिक पांड्या का परमानेंट विकल्प कभी नहीं बन पाए। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। साल 2021 के IPL में कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए एक लड़का ओपनिंग करते हुए तहलका मचा देता है। नाम था वेंकटेश अय्यर। बाएं हाथ का यह बल्लेबाज न केवल लंबे शॉट्स खेल रहा था बल्कि अपनी मीडियम पेस बॉलिंग से विकेट भी चटका रहा था। सेलेक्टर्स को लगा कि शायद किस्मत ने उनकी सुन ली है और उन्हें हार्दिक का सटीक विकल्प मिल गया है। वेंकटेश अय्यर को तुरंत भारतीय टीम में शामिल किया गया, लेकिन यहाँ सेलेक्टर्स ने एक बड़ी गलती कर दी। IPL में वेंकटेश अय्यर टॉप ऑर्डर यानी ओपनिंग करते थे, जहाँ पावर प्ले में रन बनाना आसान होता है, लेकिन भारतीय टीम में उन्हें नंबर 6 और नंबर 7 पर फिनिशर की भूमिका दी गई, जहाँ पहली गेंद से प्रहार करना होता है। वेंकटेश इस रोल में पूरी तरह मिसफिट नजर आए। रही सही कसर उनकी गेंदबाजी ने पूरी कर दी, जहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी गेंदों में ना तो कोई स्विंग थी और ना ही गति। नतीजा, कुछ ही सीरीज के बाद वेंकटेश अय्यर को टीम से ड्रॉप कर दिया गया और वो भी इस रेस से बाहर हो गए। विजय शंकर, शिवम दुबे और वेंकटेश अय्यर के फ्लॉप होने के बाद भारत की तलाश जारी रही और अब सेलेक्टर्स की यह तलाश आकर रुकी है युवा सनसनी ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी पर। IPL में SRH के लिए शानदार प्रदर्शन करने के बाद नीतीश रेड्डी ने बहुत कम समय में भारतीय क्रिकेट में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। अगर हम इन चारों खिलाड़ियों की तुलना करें तो नीतीश कुमार रेड्डी में कुछ ऐसा है जो उन्हें बाकी तीनों से अलग और हार्दिक पांड्या के सबसे करीब खड़ा करता है। पहली बात, उनकी गेंदबाजी। नीतीश सिर्फ काम चलाओ गेंदबाज नहीं है,
वो प्रॉपर 135 से 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद फेंक सकते हैं। उनके पास अच्छी आउटस्विंगर है और वो बाउंसर्स का इस्तेमाल भी बहुत समझदारी से करते हैं। दूसरी बात, उनकी बल्लेबाजी। नीतीश के पास बेहतरीन क्रिकेटिंग शॉट्स हैं। वो सिर्फ हिटिंग नहीं करते बल्कि मुश्किल वक्त में पारी को संभाल भी सकते हैं। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इन सब में थोड़ा नीतीश कुमार रेड्डी में ही वो स्पार्क नजर आता है जो हार्दिक की जगह ले सके। लेकिन यहाँ भी एक बहुत बड़ा कैच है। नीतीश कुमार रेड्डी के साथ भी वही पुरानी समस्या दिख रही है जो हार्दिक पांड्या के साथ रही है, और वो है इंजरी। अपने छोटे से करियर में नीतीश रेड्डी पहले ही काफी चोटिल रह चुके हैं और कुछ महत्वपूर्ण सीरीज मिस कर चुके हैं। ऑलराउंडर के शरीर पर बैटिंग और बॉलिंग दोनों का दोहरा दबाव होता है और नीतीश का शरीर अभी इस वर्कलोड को पूरी तरह झेलने के लिए तैयार नहीं दिखता। उन्हें अभी खुद को इंटरनेशनल लेवल पर बहुत कुछ साबित करना बाकी है। दोस्तों, सच तो यह है कि हार्दिक पांड्या जैसी काबिलियत सदियों में एक बार मिलती है। पिछले 10 सालों की नाकामी ने यह साबित कर दिया है कि आप रातों रात कोई दूसरा हार्दिक पांड्या तैयार नहीं कर सकते, खासकर वनडे क्रिकेट के लंबे फॉर्मेट के लिए। लेकिन अगर आज की तारीख में किसी खिलाड़ी में वो एक्स फैक्टर नजर आता है जो हार्दिक की विरासत को संभाल सके तो वो निश्चित रूप से नीतीश कुमार रेड्डी ही हैं। लेकिन नीतीश को भी लंबा रास्ता तय करना है। उन्हें अपनी फिटनेस पर एक्स्ट्रा काम करना होगा ताकि वो लंबे समय तक तीनों फॉर्मेट में देश की सेवा कर सकें। अगर नीतीश अपनी फिटनेस सुधार लेते हैं और खुद को प्रूव करते हैं तो भारत की 10 साल पुरानी ऑलराउंडर की समस्या खत्म हो सकती है। नहीं तो टीम इंडिया एक बार फिर उसी चौराहे पर खड़ी होगी जहां से उसने शुरुआत की थी। आपका इस बारे में क्या सोचना है? क्या नीतीश कुमार रेड्डी वाकई हार्दिक पांड्या की जगह ले सकते हैं या फिर कहानी वही पुरानी होने वाली है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल क्रिक की चर्चा को सब्सक्राइब करना ना भूलें।